एवं लेखा सेवाओं यानी HPFAS और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी साथियों का इस विशेष चर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 मतलब HPFR 2009 के अध्याय 4 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये नियम आप जानते ही हैं, सरकारी वित्त की कार्यप्रणाली की बिल्कुल बुनियाद है और परीक्षाओं के लिहाज से तो बहुत ही अहम है। बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य सिर्फ नियमों को पढ़ देना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का जो तर्क है, उनका व्यावहारिक महत्व क्या है और हाँ, परीक्षा में इनसे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसे समझना है। हम सरकारी खातों की संरचना, अलग अलग तरह के खर्चे और उनके वर्गीकरण जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। सही कहा आपने। ये केवल नियम नहीं है, बल्कि ये वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के साधन भी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और नियम संख्या 53 से ही शुरू करते हैं, जो सरकारी खातों के मुख्य विभाजन और संरचना की रूपरेखा तय करता है। नियम 53। तो ये नियम हमें बताता है कि सरकार का पूरा लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब किस ढांचे में व्यवस्थित होता है। ये तो काफी आधारभूत बात लगती है। एकदम सही। नियम 53(1) कहता है कि सरकारी खाते 3 मुख्य भागों यानी पार्ट्स में बांटे गए हैं। पहला है भाग 1, समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, जहां सरकार की ज्यादातर आमदनी जमा होती है और मुख्य खर्चे भी यहीं से होते हैं। ठीक है। फिर है भाग 2, आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड, जो अचानक आए जरूरतों के लिए होता है, एक तरह का इमरजेंसी फंड। और तीसरा है भाग 3, लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट। इसमें सरकार जनता का पैसा एक ट्रस्टी के तौर पर रखती है, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह। समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड भाग 1, जाहिर है सबसे ज्यादा लेन देन तो इसी में होता होगा। नियम 53(2) शायद इसी के बारे में और विस्तार से बताता है। जी हाँ, नियम 53(2) इसी भाग आई को और खोलता है। इसे 2 प्रभागों डिविजन्स में बांटा गया है, राजस्व यानी रेवेन्यू और पूंजी यानी कैपिटल। अब राजस्व प्रभाग के अंदर भी 2 खंड हैं, सेक्शंस। पहला प्राप्ति शीर्ष राजस्व खाता, इसमें टैक्स, ड्यूटी, फीस जैसी सरकार की नियमित आय आती है। अच्छा। और दूसरा व्यय शीर्ष राजस्व खाता, जिससे रोजमर्रा के खर्चे जैसे वेतन, ऑफिस का खर्चा, रखरखाव वगैरह का भुगतान होता है। और पूंजी प्रभाग कैपिटल डिवीजन, उसमें क्या आता है? पूंजी प्रभाग में 3 खंड है। पहला प्राप्ति शीर्ष पूंजी खाता, जैसे सरकार लोन लेती है या कोई पुरानी संपत्ति बेचती है, वो पैसा यहाँ आता है। दूसरा व्यय शीर्ष पूंजी खाता, इससे संपत्ति बनती है, जैसे पुल, सड़क, स्कूल की बिल्डिंग वगैरह पर खर्च। और तीसरा महत्वपूर्ण खंड है लोक ऋण और अग्रिम यानी पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस। फिर इन खंडों को आगे क्षेत्रों, सेक्टर्स में बांटा जाता है, जैसे सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, जिन्हें मुख्य शीर्षों मेजर हेड्स से पहचाना जाता है। ये पूरा वर्गीकरण ये पक्का करता है कि हर पैसे का सही हिसाब रहे। ये जानना दिलचस्प है कि वर्गीकरण इतना लचीला क्यों है। शायद इसलिए ताकि सरकार के हर पैसे का हिसाब रखा जा सके और योजना बनाने में भी मदद मिले। बिल्कुल, ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। क्या रोज के खर्चों में जा रहा है या लंबे समय की संपत्ति बनाने में। अब भाग 2 की बात करें तो नियम 53(3) साफ कहता है कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 267 का 2 के तहत बनी आकस्मिकता निधि के लेन देन आते हैं। इमरजेंसी फंड, जैसा आपने कहा। जी। और भाग 3 लोक लेखा, नियम 53(4) के मुताबिक इसमें वो लेन देन आते हैं जहां सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह है, जैसे कर्मचारियों का PF, छोटी बचत योजनाएं, जमा यानी डिपॉजिट्स, अग्रिम यानी एडवांसेस, उचंत खाते सस्पेंस अकाउंट्स और प्रेषण रेमिटेंसेस। ये पैसा सरकार का अपना नहीं होता, उसे वापस करना होता है। तो संक्षिप्त में कहें तो नियम 53 एक तरह से सरकारी वित्त का पूरा नक्शा ही बना देता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो खाता शीर्षों का सही वर्गीकरण समझने के लिए ये नियम एकदम नींव का पत्थर है ना? निश्चित रूप से। वर्गीकरण से जुड़े सवाल तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस पूरी संरचना को ठीक से समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो वो संरचना समझ ली। अब देखते हैं कि समेकित निधि से जो खर्चे होते हैं उन्हें कैसे बांटा जाता है।
नियम संख्या 59 भारित यानी चार्ज्ड और दत्तमत यानी वोटेड व्यय के बारे में है। ये अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम विधायी नियंत्रण की बात करते हैं। नियम 59 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 202(3) में कुछ खास खर्चों की लिस्ट है, वो राज्य की समेकित निधि पर भारित यानी चार्ज्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन खर्चों को विधानमंडल में वोटिंग के लिए नहीं रखा जाता। ये अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य भुगतान जैसे कि क्या राज्यपाल या हाईकोर्ट के जजों के वेतन भत्ते या सरकार के लोन की किस्तें, इन पर वोटिंग न होने का कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल यही उदाहरण है। इसके पीछे तर्क ये है कि ये पद और दायित्व संवैधानिक रूप से इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके भुगतान को किसी राजनीतिक बहस या वोटिंग से ऊपर रखा जाना चाहिए, ताकि उनकी स्वतंत्रता और काम करने की निरंतरता बनी रहे। अच्छा, ये बात है। जी। नियम 59 आगे कहता है कि इन भारित व्ययों के अलावा समेकित निधि से होने वाले बाकी सभी खर्चे दत्तमत व्यय यानी वोटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। इनके लिए विधानमंडल की मंजूरी यानी वोटिंग जरूरी है। सरकार को अनुदान मांगो, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए सदन से इन खर्चों के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और क्या नियम ये भी कहता है कि खातों में या बजट में इन्हें अलग अलग दिखाना होगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नियम साफ कहता है कि भारत और दत्तमत व्यय को न केवल खातों में बल्कि बजट के दस्तावेजों में भी अलग अलग दिखाया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि कितना खर्च तो करना ही करना है और कितने पर विधायिका का सीधा नियंत्रण है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही पक्की करता है। तो ये सिर्फ एक तकनीकी वर्गीकरण नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कार्यपालिका के किन खर्चों पर विधायिका का सीधा नियंत्रण है और कौन से अनिवार्य हैं। परीक्षा के लिहाज से उम्मीदवारों को न सिर्फ परिभाषा पता होनी चाहिए, बल्कि ये भी समझना होगा कि कौन कौन से व्यय आमतौर पर भारित श्रेणी में आते हैं, जो पूंजीगत यानी कैपिटल और राजस्व यानी रेवेन्यू व्यय के बीच अंतर बताता है। ये वर्गीकरण अक्सर लोगों को थोड़ा भ्रमित करता है, लेकिन सरकार की वित्तीय सेहत और भविष्य की योजनाओं के लिए ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। और नियम 61(1) इसे काफी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। देखिए, पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जो स्थायी प्रकृति की मूर्त संपत्ति मतलब टैंजिबल एसेट्स बनाने या खरीदने के लिए किया जाता है, या फिर मौजूदा संपत्ति की क्षमता या उपयोगिता बढ़ाने के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संपत्ति संगठन के इस्तेमाल के लिए होती है, बेचने के लिए नहीं। जैसे नया स्कूल भवन बनाना या अस्पताल के लिए कोई बड़ी मशीन खरीदना, ये भविष्य के लिए एक निवेश है। और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च है जो संपत्ति को बनाए रखने, उसकी मरम्मत करने और उसे चालू हालत में रखने के लिए जरूरी है। मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, अपकीप एंड वर्किंग एक्सपेंसेस। साथ ही संगठन के रोजमर्रा के कामकाज चलाने के सभी खर्चे, जैसे कर्मचारियों का वेतन, बिजली पानी का बिल, ऑफिस की स्टेशनरी वगैरह, ये सब राजस्व व्यय हैं। ये खर्चे उसी साल इस्तेमाल हो जाते हैं और इनसे कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। मान लीजिए कोई संपत्ति अस्थायी मतलब टेम्पररी नेचर की है, जैसे किसी मेले के लिए कोई अस्थायी मंच बनाया गया, क्या उस पर हुआ खर्च पूंजीगत माना जा सकता है? नियम 61(2) शायद इसी बारे में कुछ कहता है। हाँ, बिल्कुल। नियम 61(2) इसी स्थिति को साफ करता है। सामान्य नियम तो यही है कि अस्थायी संपत्ति पर किया गया व्यय पूंजीगत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अगर महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल की सलाह पर राज्यपाल विशेष रूप से अनुमति दें, तो कुछ खास मामलों में इसे पूंजीगत माना जा सकता है। पर ये अपवाद है, नियम नहीं। परीक्षा की दृष्टि से ये बिंदु खास है, क्योंकि यहाँ गलती होने की गुंजाइश रहती है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि इन दोनों तरह के खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आता है। क्या इनके स्रोत भी अलग अलग होते हैं? नियम 61(3) इसी पहलू पर रोशनी डालता है। सामान्यतः पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूंजीगत प्राप्तियों मतलब रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर से पूरा किया जाता है, जैसे सरकार ने कोई लोन लिया या विनिवेश से पैसा मिला। दूसरी ओर राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को साधारण राजस्व ऑर्डिनरी रेवेन्यू से पूरा किया जाता है, जो टैक्स, फीस, जुर्माने वगैरह से आता है। ये एक तरह से आमदनी और खर्चे की प्रकृति का मिलान है।
लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि राजस्व से पूंजीगत खर्च कर दिया जाए, मतलब आमदनी से संपत्ति बना ली जाए? हाँ, नियम 61(3) में इसकी गुंजाइश रखी गई है। अगर सरकार के पास राजस्व खाते में पर्याप्त सरप्लस यानी अधिशेष हो, तो वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट साधारण राजस्व से पूंजीगत व्यय करने की अनुमति दे सकता है। ऐसा होना वैसे तो सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत माना जाता है, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। तो नियम 61 सरकार को अपनी संपत्ति बनाने और उसे बनाए रखने के खर्चों को अलग अलग देखने में मदद करता है। ये बजट बनाने, वित्तीय रिपोर्टिंग करने और ये समझने के लिए कि सरकार भविष्य के लिए कितना निवेश कर रही है, बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा में तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस पर आधारित सवाल आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। कोई खर्चा दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पूंजीगत है या राजस्व। इसलिए इन परिभाषाओं और उदाहरणों को ठीक से समझना अनिवार्य है। चलिए, हमने नियम 61 में परिभाषाएं समझ ली, लेकिन असल दुनिया में खर्चे हमेशा इतने साफ साफ या तो पूंजीगत या राजस्व नहीं होते। कई बार एक ही काम में दोनों तरह के तत्व हो सकते हैं। यहीं पर शायद नियम संख्या 72 काम आता है, जो सरकारी खातों में पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय के आवंटन के सिद्धांतों को बताता है। मतलब ये नियम 61 को लागू करने का प्रैक्टिकल तरीका बताता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। नियम 72 उन सिद्धांतों को तय करता है जिनके आधार पर यह फैसला लिया जाता है कि किसी मिले जुले खर्चे को पूंजी और राजस्व के बीच कैसे बांटा जाए। ये नियम 61 की परिभाषाओं को व्यवहारिक रूप में मदद करता है। इसके मुख्य सिद्धांत कुछ इस तरह हैं। पहला सिद्धांत खंड क कहता है कि किसी प्रोजेक्ट के पहले निर्माण, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, और उसके लिए खरीदे गए उपकरणों, प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स पर हुआ पूरा खर्च पूंजीगत माना जाएगा। साथ ही अगर कोई प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हुआ है तो उसके चालू होने से पहले तक के रखरखाव का खर्च भी पूंजीगत ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी मौजूदा संपत्ति में कोई ऐसा सुधार या बढ़ोतरी, एडिशंस एंड इंप्रूवमेंट्स की जाती है जिससे उसकी उपयोगी आयु, यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, तो वो खर्च भी पूंजीगत माना जाएगा। अच्छा, मतलब अगर किसी पुरानी इमारत की मरम्मत इस तरह से की जाए कि वो अगले 10 साल और चल सके, तो वो पूंजीगत खर्च होगा, लेकिन सिर्फ रंग रोगन करवाना राजस्व खर्च होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। अब दूसरा सिद्धांत खंड ख राजस्व व्यय के बारे में है। इसमें संपत्ति के चालू होने के बाद का नियमित मेंटेनेंस और सभी कार्यशील व्यय शामिल होंगे। इसमें वो सभी नवीनीकरण, प्रतिस्थापन, सुधार या विस्तार भी शामिल है जो संपत्ति की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने या उसे उसकी मूल क्षमता पर वापस लाने के लिए किए जाते हैं, न कि उसकी क्षमता या आयु बढ़ाने के लिए। हालांकि ये खंड ग के प्रावधानों के अधीन है। तो खंड ग में क्या खास बात है? ये उन स्थितियों के लिए हैं जहां नवीनीकरण या प्रतिस्थापन में दोनों तरह के तत्व शामिल हों, पूंजीगत भी और राजस्व भी। हाँ जी, खंड ग इसी थोड़ी जटिल स्थिति को संभालता है। ये कहता है कि जब नवीकरण, रिन्यूअल और प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट के कामों में पूंजीगत और राजस्व दोनों तरह के खर्च शामिल हों, तो आवंटन का मुख्य सिद्धांत ये होगा: संपत्ति के सामान्य टूट-फूट या घिसावट, जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसकी भरपाई के लिए किया गया खर्च राजस्व माना जाएगा। केवल वही खर्च पूंजीगत माना जाएगा जो संपत्ति में वास्तविक सुधार, जेन्युइन इंप्रूवमेंट्स लाता है और निर्धारित तरीके से उसकी उपयोगी आयु, यूजफुल लाइफ को बढ़ाता है। इसी खंड ग में एक और अहम बात है, खासकर वाणिज्यिक विभागों या सरकारी कंपनियों के लिए। अगर सरकार के आदेश पर ऐसी संपत्ति के नवीनीकरण के लिए कोई मूल्यह्रास या नवीनीकरण आरक्षित निधि, डिप्रिसिएशन और रिन्यूअल्स रिजर्व फंड बनाई गई हैं, तो नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के खर्चों को पूंजी और इस निधि के बीच इस तरह बांटा जाएगा कि न तो संपत्ति का जरूरत से ज्यादा पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन हो, और न ही निधि से जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला जाए, एक्सेसिव विड्रॉल्स जाएं। ये एक तरह का वित्तीय संतुलन साधना है। ये तो काफी तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत लगता है, खासकर ऑडिट के नजरिए से। अच्छा, और खंड घ वो शायद प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत के बारे में। जी हाँ, खंड घ कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह से हुई क्षति की मरम्मत पर होने वाले खर्च को पूंजी या राजस्व में डाला जाएगा या दोनों के बीच बांटा जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वो खर्च नई संपत्ति बनाने, क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट, या खरीदने, एक्विजिशन में बदलता है, या सिर्फ मौजूदा संपत्ति को उसकी पुरानी स्थिति में बहाल करने के लिए है।
जैसे अगर बाढ़ में कोई पुल बह गया और उसे पूरी तरह नया बनाया गया तो वो पूंजीगत होगा, लेकिन अगर उसी पुल की मरम्मत करके उसे यातायात के लायक बनाया गया तो वो राजस्व खर्च माना जा सकता है। समझ गया। तो नियम 72 असल में लेखांकन और लेखा परीक्षा करने वालों के लिए गाइड बुक की तरह है, ताकि वो खर्चों का सही वर्गीकरण कर सकें। जो उम्मीदवार लोक निर्माण विभाग या संपत्ति प्रबंधन जैसे कामों से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा में केस स्टडी आधारित प्रश्न यहां से बनने की काफी संभावना है। बिल्कुल। नियम 72 व्यवहारिक समझ की मांग करता है और परीक्षा में इसे जरूर परखा जा सकता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के अध्याय 4 के 4 बेहद महत्वपूर्ण नियमों पर बात की। नियम 53 जिसने हमें खातों की संरचना समझाई, नियम 59 जिसने भारित और दत्तमत व्यय का फर्क बताया, नियम 61 जिसने पूंजीगत और राजस्व व्यय को परिभाषित किया, और नियम 72 जिसने इन दोनों के बीच खर्चों के आवंटन के व्यवहारिक सिद्धांत दिए। जी हाँ, और ये नियम महज नियम नहीं है, ये सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के स्तंभ हैं। HPFAS और अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इनकी गहरी समझ न केवल परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने के लिए भी अनिवार्य है। ये नियम एक तरह से वित्तीय प्रशासन की भाषा और उसके तर्क को स्थापित करते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं की सराहना करते हैं जिन्होंने इतने ध्यान और धैर्य के साथ इस थोड़ी, मान सकते हैं, जटिल मगर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को सुना। हमें पूरी उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपकी तैयारी में जरूर कारगर साबित होगा। बिल्कुल। आपकी परीक्षाओं और भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और भविष्य में इसी तरह की गहन और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। इन वित्तीय नियमों और सिद्धांतों की जानकारी होने के बाद एक जागरूक नागरिक या एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के तौर पर सरकारी खर्च में पारदर्शिता, मितव्ययता और दक्षता सुनिश्चित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।